हाँ जी। हेलो स्टूडेंट्स। बेटा टॉपिक जो आज हमने प्रोडक्शन फंक्शन वाले चैप्टर में करना है वो है इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल ऑफ प्रोडक्शन। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल ऑफ प्रोडक्शन होता है कि जो बचते है ना, जब फर्म अपना स्केल ऑफ प्रोडक्शन बड़ा करती है ना, यानी कि बड़े स्केल पर प्रोडक्शन जब फर्म करती है तो उसको कुछ बचतें होती हैं, सेविंग्स होती हैं, बचत होती है, जिसको इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल कहते हैं। और ये इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल जो है, जो बचते हैं वो अंदरूनी भी हो सकती हैं और बाहरी भी हो सकती है, यानी इंटरनल इकोनॉमीज़ भी हो सकती हैं और बाहरी इकोनॉमीज़ भी हो सकती हैं। मैं आपको पहले इंटरनल इकोनॉमीज़ का मीनिंग समझाता हूँ। इंटरनल इकोनॉमीज़ वो होती हैं जो फर्म को खुद के एफर्ट्स के कारण मिलती है। इंटरनल एक्सटर्नल होती हैं जो बाहर वालों के कारण होती हैं। मैं कुछ एग्जांपल से आपको इंटरनल इकोनॉमीज़ और एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ का डिफरेंस समझा देता हूँ। ये टॉपिक इजी है बेटा। एक तो इसमें कोई डायग्राम नहीं है, थ्योरी है, इसीलिए मैंने जो TR जैन की बुक में से जो वहाँ से इसको स्कैन करके PDF बना लिया और मैं उसी से आपको ये टॉपिक मैं करवा रहा हूँ क्योंकि इजी है। नाउ इंटरनल इकोनॉमीज जैसे मैंने कहा क्यों मिली, क्योंकि फर्म ने बड़े स्केल पे प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया। देखो, जब बड़े स्केल पे प्रोडक्शन करती है, जब हम बड़े स्केल पे उत्पादन करते हैं ना, तो हमें क्या बचत होती है कि हमें रॉ मटेरियल सस्ता मिल जाता है, हमें बड़े स्केल की फर्म को लोन सस्ता मिल जाता है, बड़े स्केल की फर्म टेक्नोलॉजी अच्छी एम्प्लॉय कर सकती है, बड़े स्केल की फर्म मैनेजर्स अच्छे एम्प्लॉय कर सकती है। तो ये सारी उसको बचते होती है क्योंकि उसने बड़े स्केल पे प्रोडक्शन करी थी। उसको रॉ मटेरियल सस्ता मिला, लोन सस्ता मिला, टेक्नोलॉजी अच्छी वो मिली, मैनेजमेंट उसका अच्छा हो गया, वो स्किल्ड लेबर एम्प्लॉय कर सकती है, स्किल्ड लेबर प्रोडक्शन ज़्यादा करके देगी। तो ये सारी बचते हुई उसको अपना स्केल और प्रोडक्शन बड़ा करने से मिली। ये इंटरनल इकोनॉमीज होती है। एक्सटर्नल की एग्जांपल देता हूँ बेटा, जो दूसरों के कारण होती है। मान लीजिए आपने कोई फैक्ट्री लगाई थी, शर्ट्स प्रोड्यूस करने की फैक्ट्री लगाई थी, है ना। अब आपको शर्ट प्रोड्यूस करने के लिए जो कपड़ा है वो सूरत से मंगवाना पड़ता था, ट्रांसपोर्टेशन भी दूर थी, रॉ मटेरियल वहाँ पर नहीं है, कोई भी रॉ मटेरियल दूर से मंगवाना पड़ता था। अब जहाँ पर आपने शर्ट की फैक्ट्री लगाई वहाँ पर क्लोथ की फैक्ट्री भी लग गई, आपको अब कपड़ा लेने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ा, आपको फ़ायदा होगा। पर आपने कुछ नहीं किया, बाहर वाली कंपनी लगी थी शर्ट्स क्लोथ्स की, उससे आपको बेनिफिट हुआ। पहले आपको लोन जो है वो बैंक जाने के लिए बैंक दूर था, अब बैंक भी वहाँ पर पास में खुल गया, आपको फ़ायदा हुआ, दूसरे के कारण हुआ। पहले मशीन रिपेयर वर्कशॉप इंडस्ट्री दूर थी, आपको मशीन में कोई फॉल्ट आता था वो ठीक करवाने के लिए दूर जाना पड़ता था, खर्चा होता था। अब आपके फैक्ट्री के पास ही मशीन की रिपेयर होनी शुरू हो गई, फैक्ट्री रिपेयर वर्कशॉप लग गई, तो आपको बेनिफिट हुआ, दूसरों के कारण हुआ कि दूसरे ने क्लोथ की फैक्ट्री वहाँ पर लगाई थी, बैंक पास में आ गए, मशीन रिपेयर वर्कशॉप आ गई। इसी तरह से ट्रांसपोर्टेशन जो है वो पास में मिलनी शुरू हो गई। तो इन सब से आपको फ़ायदा हुआ, ये दूसरों के कारण फ़ायदा हो, जिसको हम एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ कहते हैं। ठीक है बेटा। अब इंटरनल इकोनॉमीज़ और एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ का मीनिंग आपको क्लियर हो गया। अब अलग अलग तरह की इंटरनल इकोनॉमीज़ हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। अलग अलग तरह की इंटरनल इकोनॉमीज़ पहले स्टडी करते हैं। तो इंटरनल इकोनॉमीज़ में को दो हिस्सों में बांटा, रियल इकोनॉमीज़ और पेक्यूनियरी इकोनॉमीज़। रियल इकोनॉमीज़ में पहली इकोनॉमी है टेक्निकल इकोनॉमी। जैसे मैंने कहा, जब आपने बड़े स्केल पे प्रोडक्शन करी तो आप बड़े स्केल की फर्म बढ़िया टेक्नोलॉजी लगा सकती है, बढ़िया टेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, जिससे प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी। तो ये आपकी इंटरनल इकोनॉमीज़ है। फिर लेबर इकोनॉमीज़, जैसे मैंने कहा, बड़े स्केल की फर्म स्किल्ड लेबर को एम्प्लॉय करती है और राइट पर्सन इज़ प्लेस्ड एट राइट प्लेस, जिससे प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, बचत होती है फर्म को। इन्वेंट्री इकोनॉमीज़, बड़े स्केल की फर्म जो है वो स्टॉक, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक रख सकती है, रॉ मटेरियल का भी और फिनिश प्रोडक्ट्स का भी। यानी कि रॉ मटेरियल की अगर शॉर्टेज आ जाए तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके पास इन्वेंट्री रखी हुई है। छोटे स्केल की फर्म ये नहीं रख सकती, छोटे स्केल की फर्म को ये बचत अवेलेबल नहीं होती। मैनेजरियल इकोनॉमीज़, बड़े स्केल की फर्म जो है वो बढ़िया टैलेंटेड मैनेजर्स अपॉइंट कर सकती है।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से बड़े हुए, उनको ज़्यादा सैलरी ऑफर करके, और ज़्यादा बढ़िया मैनेजर ज़्यादा बढ़िया ढंग से प्रोडक्शन को मैनेज करते हैं, तो ये उनको बचते होती हैं। फिर ट्रांसपोर्टेशन की बचते होती हैं। बड़े स्केल की फर्म ने बल्क में अपना माल मंगवाना और भेजना है, उसको ट्रांसपोर्टेशन सस्ती मिलेगी, वो अपनी खुद की ट्रांसपोर्टेशन भी कर सकती है, जिससे उसको बचते होंगी। छोटे स्केल की फर्म को ये इकोनॉमीज नहीं मिलती हैं। बड़े स्केल की फर्म के प्रोडक्ट की मार्केटिंग जल्दी हो जाती है, क्योंकि वो एडवर्टाइजमेंट में पैसा खर्च करती है ना। बड़े स्केल की फर्म के प्रोडक्ट जल्दी और महंगे बिकते हैं। ये सारी बचते होंगी बड़े स्केल की फर्म को, क्योंकि वो बड़े स्केल की फर्म है। फिर पेक्यूनियरी में डिस्काउंट ऑन बल्क, क्योंकि बड़े स्केल की फर्म ने रॉ मटेरियल बल्क क्वांटिटी में ख़रीदना है, तो इससे भी उसको बचते होंगे। बड़े स्केल की फर्म को, जैसे मैंने कहा था, लोन सस्ता मिलता है, बचते होती है। बड़े स्केल की फर्म को ट्रांसपोर्टेशन कंसेशनल रेट में मिलती है। बड़े स्केल की फर्म को एडवर्टाइजिंग जो है वो लो रेट पे मिलती है। तो ये सारी बड़े स्केल की फर्म को इंटरनल इकोनॉमीज़ होती हैं, यानी कि वो इकोनॉमीज़ जो उस समय वो पैदा होती हैं क्योंकि उन्होंने बड़े स्केल पे प्रोडक्शन करी थी ना। बेटा अगली इकोनॉमीज़ है एक्सटर्नल इकोनॉमीज़, जो दूसरों के कारण बचते होती हैं ना। तो इन एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ में सबसे पहले जो एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ हैं बेटा, वो है इकोनॉमीज़ ऑफ कंसंट्रेशन। जैसे मैंने आपको लेक्चर के शुरू में समझाया था ना, कि जब एक जगह पर, वहाँ पर जहाँ पर आपकी शर्ट की फैक्ट्री थी, वहाँ पर उसके साथ साथ क्लोथ की फैक्ट्री भी आ गई, वहाँ पर मशीन को रिपेयर करने वाली फैक्ट्री भी आ गई, वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की इंडस्ट्री भी वहीं पर कंसंट्रेट हो गई। तो इस कंसंट्रेशन से आपको फ़ायदा होगा, बचते होंगी, जिसको इकोनॉमीज़ ऑफ कंसंट्रेशन कहते हैं। इकोनॉमीज़ ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होती हैं कि जब इतनी सारी फैक्ट्रीज आ गई, एक जगह पर, जैसे मान लीजिए आपकी शर्ट की फैक्ट्री थी, एक ही फैक्ट्री थी, अब वहाँ पर और भी कईयों ने शर्ट की फैक्ट्री लगा ली, वहाँ पर 20 शर्ट्स की फैक्ट्रीज हो गई। जब एक जगह पर शर्ट्स की फैक्ट्री इतनी ज़्यादा हो जाती है ना, तो कोई भी नया रॉ मटेरियल या नई टेक्नोलॉजी शर्ट प्रोड्यूस करने में आती है तो वहीं पर आती है। जैसे जालंधर में 1000 इंडस्ट्री है स्पोर्ट्स की, है ना, और मान लीजिए सूरत में या गुजरात में एक ही इंडस्ट्री, एक ही फैक्ट्री है स्पोर्ट्स की। तो स्पोर्ट्स गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए अगर कोई नई इन्फॉर्मेशन आती है, नई टेक्नोलॉजी की इन्फॉर्मेशन आती है, वो कंपनी वाला नेचुरली जालंधर में आएगा, है ना, जहाँ पर उसको 1000 फैक्ट्री मिल जानी है। ये इन्फॉर्मेशन बढ़िया चीज़ की होती है, तो उस इंडस्ट्री उस जगह पे ही फ़ायदा होता है। वो गुजरात में उसका फ़ायदा नहीं होगा, गुजरात में नहीं वो इंडस्ट्री जाएगी, वो नई मशीनरी वाली, नई टेक्नोलॉजी वाली। इसी तरह से इकोनॉमीज़ ऑफ डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन होता है पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस को अलग अलग पार्ट्स में डिसइंटीग्रेट कर देना और हर पार्ट की अलग स्पेशलाइजेशन की इंडस्ट्री हो जानी। जैसे लुधियाना में मान लीजिए टी शर्ट्स की इंडस्ट्री है, डेवलप हो गई बहुत, टी शर्ट्स वहाँ बहुत बनती हैं, तो वहाँ पर टी शर्ट का कपड़ा जो प्रोड्यूस करने के लिए एक इंडस्ट्री अलग से हो जाएगी, वो सिर्फ कपड़ा प्रोड्यूस करेगी। एक इंडस्ट्री अलग से हो जाएगी जो टी शर्ट की प्रोडक्शन करेगी, यानी कि स्टिचिंग करेगी उसकी, और एक इंडस्ट्री है जो उस पर मान लीजिए करती है एम्ब्रॉयडरी करेगी। तो जो एम्ब्रॉयडरी कर रही है, ये देखिए, ये डिसइंटीग्रेशन होगी। ये पूरी टी शर्ट की जो प्रोडक्शन थी, उसका प्रोडक्शन प्रोसेस एक क्लॉथ प्रोड्यूस कर रहा है, एक इंडस्ट्री एक उसकी स्टिचिंग कर रही है, एक उसकी एम्ब्रॉयडरी कर रही है, एक इंडस्ट्री उसकी सिर्फ पैकिंग मटेरियल के में डील करती है ना। तो ये सारा टी शर्ट की प्रोडक्शन का प्रोसेस डिसइंटीग्रेट हो गया और हर एक की स्पेशलाइजेशन है। जो फर्म सिर्फ क्लॉथ प्रोड्यूस कर रही है वो सिर्फ क्लॉथ प्रोड्यूस करेगी, जिससे उसकी स्पेशलाइजेशन होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। जो उसको स्टिच कर रही है वो सिर्फ स्टिच करेगी, जिससे स्टिचिंग में उसकी स्पेशलाइजेशन होगी और प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। जो एम्ब्रॉयडरी कर रही है वो सिर्फ एम्ब्रॉयडरी करेगी, जिससे उसकी एम्ब्रॉयडरी में स्पेशलाइजेशन है, वो प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। तो ये सारी जो है
इकोनॉमीज़ हैं एक्सटर्नल इकोनॉमीज़, ठीक है। इसके साथ साथ अगर इकोनॉमीज़ होती हैं तो इकोनॉमीज़ के साथ साथ डिस इकोनॉमीज़ भी बेटा होती हैं। डिस इकोनॉमीज़ मतलब नुकसान, इकोनॉमीज़ का मतलब था बचते, डिस इकोनॉमीज़ मतलब नुकसान। और ये डिस इकोनॉमीज़ भी इंटरनल भी हो सकती हैं और एक्सटर्नल भी हो सकती हैं। इंटरनल मतलब इंटरनली जब फर्म अपना स्केल और प्रोडक्शन बड़ा करती है ना, तो उसको कुछ नुकसान हो सकते हैं बड़े स्केल की फर्म को। ये कुछ एक नुकसान के हमने पॉइंट्स लिखे हुए हैं इस बुक में। जैसे बड़े स्केल की फर्म को का मैनेजमेंट कई बार इतना बड़ा हो जाता है, उसको मैनेज करना सही ढंग से मैनेज नहीं हो पाती, नुकसान होना शुरू हो जाता है। फिर बड़े स्केल, जब फर्म ने बड़े स्केल पर प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया तो उसने अपनी ऑप्टिमम कैपेसिटी से ज़्यादा प्रोडक्शन करनी शुरू कर दी। और जब यानी कि जब प्रोडक्शन को उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं ना, तो उससे डिसइकोनॉमी स्टार्ट होनी शुरू हो जाती हैं। फिर लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, जब फर्म बहुत बड़े स्केल पे प्रोडक्शन करना शुरू कर देती है ना, तो नेचुरल रिसोर्सेज की कमी आती है, लेबर की भी कमी आती है, ट्रांसपोर्टेशन की भी कमी आती है, और वो चीज़ें महंगी हो जाती हैं, रॉ मटेरियल महंगा हो जाएगा, तो फर्म को नुकसान होना शुरू हो जाएगा। फिर ऐसे ही दूसरों के कारण डिसइकोनॉमीज भी होती हैं। डिसइकोनॉमीज क्या होती हैं दूसरों के कारण, कि जब उसको, हाँ जी दोबारा बताता हूँ बेटा, एक्सटर्नल इकोनॉमीज दूसरों के कारण कुछ नुकसान भी होते हैं, डिसइकोनॉमीज भी होती हैं। जैसे एक जगह पर अगर बहुत सारी इंडस्ट्रीज कंसंट्रेट होनी शुरू हो जाए तो वहाँ पर पोल्यूशन होना शुरू हो जाएगा, तो ये पोल्यूशन एक नुकसान होता है। सेकंड डिसइकोनॉमीज होती हैं जब बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर इस्टेब्लिश होनी शुरू हो जाए तो फैक्टर्स की कमी आ जाती है, जिससे उन फैक्टर्स की प्राइसेस बढ़ जाती हैं। इसी तरह से जब कितनी सारी इंडस्ट्री एक जगह पर कंसंट्रेट होनी शुरू हो जाए तो वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन जो है वो उसकी लीड टू वेयर एंड टेयर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लीडिंग टू हाई मेंटेनेंस कॉस्ट, ये सारे एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज हैं। ओके बेटा, इसके साथ ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अगला टॉपिक हम करेंगे कॉस्ट से रिलेटेड। ओके, टेक केयर।